भूली हुई हूँ दास्तां, गुजरा हुआ ख्याल हूँ। राजिया ना लगे बिन तेरे यार, मोरा जिया ना। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं अम्मी, मुझे फख्र है कि आप मेरी माँ हैं। मुझे माफ कर दीजिए। अकेले न जाना हमें छोड़ कर तुम। हाँ, छेड़छाड़ करूंगा, आवाज़ार करूंगा। बोझ बन गया था तो कूड़े के किसी ढेर पर फेंका थी, और अगर उकता गई थी तो इससे सवाल बनाकर उसके दरवाजे पर ले जाती जिसने गुनाह की सौगात तुम्हारी झोली में डाली। दीजे एक प्यार की अर्जी मेरे नाम, अर्जी मेरे नाम। जादू सा जगाती हुई आवाज़। माँ ने पहनाया होगा और कहा होगा इसे अपने गले से जुदा न करना, नहीं तो अल्लाह मियाँ नाराज हो जाएंगे। क्या पता जिंदगी का क्या भरोसा है किसी का। मेरी उम्र के नौजवानों के साथ मैं हूं सईद अली। आज हमारे साथ मौजूद है जावेद अली खान साहब। जावेद अली खान साहब का नाम आपने उस वक्त सुना होगा जब आप मेरे व्लॉग देखते होंगे, क्योंकि हर चीज मैं एट्रीब्यूट इन पे कर देता था। एक टीचर रह चुके हैं, ब्यूरोक्रेसी में टाइम गुजारा, अखबार चला चुके हैं, और मेरे और आपके लिए सबसे अहम चीज वहीद मुराद के 55 के दोस्त, बल्कि अगर भाई कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा। जी जावेद साहब कैसे? जी बिल्कुल सही, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। एक तरह से आप भाई ही कह सकते हैं, क्योंकि सेकंड क्लास में हमारी इतनी पक्की दोस्ती हो गई थी कि रोज शाम हम मिलना चाहते थे। इकलौते बेटे थे तो इतना आना जाना रहता था। और उस वक्त वो बंदर रोड पे रहते थे, लाइट हाउस सिनेमा के सामने फ्लैट था उनके वालिद निसार मुराद का। कि निसार मुराद साहब ने वहां से शिफ्ट होके हमारी गली में एक मकान ले लिया था, 5-6 घर छोड़ के, कि अब ये रोज की कम्यूटिंग बंद हो और हम दोनों जब चाहे मिल सके आराम से। और एक तरह से उन्होंने मुझे अडॉप्ट कर लिया था कि वहीद के, क्योंकि वहीद इतना मुझे चाहते थे। और उनकी वालदा तो बाज वक्त मुझे इंट्रोड्यूस भी इसी तरह कराती थी कि ये मेरा दूसरा बेटा है। और यही हमारे घर में वहीद का हाल था कि सारी बहनें उनको भाई कहती थीं और अम्मा और अब्बा उनको बेटा कहते थे और बेटे की तरह ही ट्रीट करते थे। अच्छा ये बताइए कि वो एक वाकया था, आपने मुझे सुनाया था कि एक दिन वहीद साहब आपके घर आए और आपकी अम्मा से उन्होंने कहा कि अगर एक बेटा आपका फिल्मों में चला जाए, वो क्या था? जी जी, वो बीच में जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, एमए कर रहे थे, बीच में ही गायब हो जाते थे लाहौर बार बार। और जब आते थे तो हमारे घर आना जरूरी होता था, अम्मा को सलाम करना जरूरी होता था। तो एक दफा जब ये आए वहां से मैंने पूछा ये क्या मुअम्मा है भाई, ये लाहौर क्यों इतने जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि आओ, और मेरा हाथ पकड़ के वालदा के कमरे में ले गए। तो वो ताकत पे बैठी नमाज पढ़ रही थी। जैसे उन्होंने सलाम किया, वहीद को देखा, उनको हाथ से मुंह पे प्यार किया। तो वहीद ने मेरी वालदा से पूछा कि आंटी, अगर आपका बेटा एक्टर बन जाए तो आप उसको बेटा कहना बंद कर देंगी? तो अम्मा ने प्यार से उनके गाल पे थप्पड़ मारा कि चल बेवकूफ, बेटा बेटा ही रहता है, चाहे कुछ भी करे। एक्टर बनना चाहता है एक्टर बन जाए, लेकिन ये सवाल क्यों कर रहा है तू? तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि मैंने एक्टिंग शुरू कर दी है, लाहौर जा रहा हूँ, पिक्चरों में काम कर रहा हूँ। तो सेवन शरीफ वाला क्या था वाकया? सेवन शरीफ वाला था, उसके बारे में मैंने लिखा भी था कि पहले तो ये प्रोडक्शन में आए थे फिल्म आर्ट्स के नाम से। तो बहुत बाद में जाके जो फिल्म समंदर बनी, वो उसी वक्त जमाने से उनके दिमाग में घूम रही थी। एंड he was looking for a very good location, outdoor location next to
द वाटर, जहां वो मछेरों के ऊपर फिल्म बनाना चाहते थे। तो इन्होंने सुना कि वहाँ सिंध में, इंटीरियर सिंध में एक बहुत अच्छी झील है, सेवन लेक। तो सर्दियों की छुट्टियां थी, मेरे पास आए, कहेंगे चलो सेवन लेक जाएंगे। मैंने कहा भाई वहाँ क्या है? कहेंगे नहीं, मैं लोकेशन देखना चाहता हूँ, तो तुम भी चलो। तो हम गए हैदराबाद, वहाँ ठहरे। अगले दिन वहाँ किसी सिनेमा ओनर ने, जो कि निसार मुराद के दोस्त थे, हमें एक जीप दी और एक आदमी हमारे साथ बिठाया कि ये आपको सेवन लेक दिखा देगा। तो चल पड़े हम। उन्होंने कहा तो बस कनाल के साथ साथ चलते जाना, फिर अंदर घूमना होगा, ये आदमी बता देगा। हम गए, आदमी ने कहा घूम जाओ, घूम गए। उसको भी पता नहीं था कहाँ जाना है, कभी इधर ले जाए कभी उधर ले जाए। बहरहाल हमें पहुंचना था कोई लंच टाइम पे, और सोचा था कि वहां देख के और शाम होने तक वापस हैदराबाद आ जाएंगे। हम वहां जाके पहुंचे हैं कोई 4-5 बजे। खैर पहुंच गए, देखा तो उस वक्त क्योंकि सर्दियों के दिन थे, झील बिल्कुल सूखी हुई थी, तो बिल्कुल पसंद नहीं आई, देखने के काबिल नहीं थी। वहां से मुड़ के हम वापस चले। वापस चलते हुए कच्ची सड़क थी, तो एक पत्थर से टकराए और रेडिएटर लीक होना शुरू हो गया। अब वो गाड़ी गर्म होनी शुरू हुई, तो हमने उस आदमी से पूछा आप क्या करें, यहाँ कोई पेट्रोल पंप है? कि नहीं जी। कोई गांव है? कहेंगे जी हाँ यहाँ जाएंगे, बस्ती है। वहां हम गए तो उन्होंने कहा जी सवाल ही पैदा नहीं होता कि पेट्रोल पंप हो या कोई मैकेनिक हो। लेकिन थोड़ी दूर पे अगर आप वहां पहुंच सकें तो सेवन शरीफ एक शहर है, वहां के जो मजार के पीरजादे हैं उनके पास जीपें हैं, तो मैकेनिक भी है और शायद उनके पास पेट्रोल भी आपको मिल जाए। तो हम सेवन शरीफ पूछते पूछते रात के 8-9 बजे वहां पहुंचे। उनका पीरजादे साहब का मकान का पता लिया, वहां पहुंचे, बताया कि कराची से आए हुए हैं। तो उन्होंने देखा बहुत ही स्मार्ट 2 कराची के लड़के, शहरी लड़के। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको आज रात तो मेरे मेहमान हैं, आप यहाँ ठहरें, सुबह मेरा मैकेनिक आ जाएगा, उससे मैं आपका रेडिएटर भी ठीक करा दूंगा और मेरे पास पेट्रोल भरा हुआ है, कैंस हैं, आपको पेट्रोल भी दे दूंगा। तो उन्होंने बहुत ही हॉस्पिटैलिटी हमें दिखाई, बहुत अच्छे मेजबान साबित हुए, खाना अच्छा खिलाया, हम सो गए। सुबह जब उठे तो कहने लगे वो मैकेनिक आ गया, काम कर रहा है, घंटे भर में आपकी गाड़ी सही हो जाएगी। तो नाश्ता करने, नाश्ता हमने आधे घंटे में खत्म कर लिया। तो उन्होंने कहा तकरीबन घंटा भर और लगेगा, लेकिन मुझे ख्याल आया जो आपने हमें कहानी सुनाई है कि कहाँ से होते होते आप यहाँ पहुंचे हैं, मुझे लगता है कि यहाँ जो कलंदर साहब दफन है उन्होंने आपको खींच के बुलाया है, और मैं आपका मेजबान नहीं, असल में तो वही मेजबान है। तो उनके मजार पे जाके आप फातिहा जरूर पढ़ लें। हमने कहा जी जरूर पढ़ लेंगे। तो गए। उस वक्त सेवन शरीफ इतना डेवलप नहीं था, बड़ा सिंपल सा मजार था कलंदर, शहबाज कलंदर का। तो हम गए, फातिहा पढ़ी, उसके बाद उन्होंने कहा, और जो भी उन्होंने, जब हम जा रहे थे उन्होंने कहा कोई दुआ चाहिए तो उनसे कहिएगा, वो अल्लाह मियां से आपकी वो कर देंगे, आपकी तरफ से वकालत, आपकी दुआ भी कबूल हो जाएगी। तो हम गए, फातिहा पढ़ी, दुआ पढ़ी, वापस आए, जीप तैयार थी, बैठ के चल दिए वापस हैदराबाद। तो रास्ते में वही हम उसको वीदो कहते थे, घर में भी उसका निकनेम वीदो था। मैं वीदो ने मेरे से कहा कि तुमने दुआ की? मैंने कहा। कहेंगे क्या दुआ की?
मैंने कहा भाई मैंने तो ये की कि मैं एमए में फर्स्ट आऊं। हम दोनों एमए इंग्लिश पढ़ रहे थे, इम्तिहान आने वाले थे। मैंने कहा मैंने तो ये दुआ की एमए में फर्स्ट आऊं। मुस्कुराए। फिर कहेंगे मेरे से नहीं पूछोगे मैंने क्या दुआ की। मैंने कहा बताओ क्या दुआ की। कहेंगे मैंने तो ये दुआ की है कि मैं पाकिस्तान का नंबर 1 मैटनी आइडल बनूं। वाह। मैं हंस दिया। आई टुक इट एज अ जोक। फिल्मों में तो आने लगे थे ना। हाँ, फिल्मों में तो आने लगे थे। आने लगे थे। वही आपने जो मुझे फॉरवर्ड किए कनीज, मुझे तो उसके बारे में पता भी नहीं था। अरे हाँ, तो और देखें दोनों दुआएं कबूल हुई। मैं एमए में फर्स्ट आया और ये टॉप मैटनी आइडल बने। सरदार की दोस्ती का गलत फायदा न उठाओ। देख बस्ती वालों पर इतना जुल्म न करो। अगर दाव का किराया बढ़ाना तो थे तो मंडी में मच्छी का भाव भी बढ़ाया होता, और अगर भाव नहीं बढ़ाया था तो यही सोच दिया होता कि गरीब मच्छेरा इतनी बड़ी रकम चाहिए। मोरा ना जाएगा तो भी मुझसे, दिल टूट गया तो तुझसे। क्यों मानता है? हाँ हाँ मानता हूँ, तू बड़ा चपूबाज। उसे भी सरदार से पूछे बगैर ताजू पर मंडी का दरवाजा नहीं बंद करना चाहिए। कानून की हिफाजत करना मेरा काम है। कानून की हिफाजत करना बस्ती के हर आदमी का फर्ज है। कोई शर्त नहीं। नहीं सरदार, नूरी की शादी उससे होगी जो सरदार बना, और सरदार बनने के लिए उसे बस्ती के रिवाज के मुताबिक नाव की दौड़ जीतनी है। मंगला सरदार की तरफ से ऐलान किया जाता है कि नया सरदार बनाने के लिए बस्ती की रस्म के मुताबिक कल सुबह नाव की दौड़ का मुकाबला होगा। साथी तेरा मेरा साथी है लहराता समंदर। तो सेवन शरीफ वाला क्या था वाकया? वही हम उसको वीदो कहते थे, घर में भी उसका निकनेम वीदो था। मैं पहले तो ये प्रोडक्शन में आए थे फिल्म आर्ट्स के नाम से, तो बहुत बाद में जाके जो फिल्म समंदर बनी वो उसी वक्त जमाने से उनके दिमाग में घूम रही थी। एंड ही वॉज लुकिंग फॉर अ वेरी गुड लोकेशन, आउटडोर लोकेशन नेक्स्ट टू द वाटर, जहां वो मछेरों के ऊपर फिल्म बनाना चाहते थे। What was that? The radiator, it's broken. Saib, it's a stone. उनका पीरजादे साहब का मकान का पता लिया, वहां पहुंचे, बताया कि कराची से आए हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको आज रात तो मेरे मेहमान हैं। सुबह जब उठे तो कहने लगे वो मैकेनिक आ गया, काम कर रहा है। लेकिन मुझे ख्याल आया जो आपने हमें कहानी सुनाई है कि कहाँ से होते होते आप यहाँ पहुंचे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ जो कलंदर साहब दफन है उन्होंने आपको खींच के बुलाया है। तो हम गए, फातिहा पढ़ी, दुआ पढ़ी, वापस आए, जीप तैयार थी, बैठ के चल दिए। बीदू ने मेरे से कहा कि तुमने दुआ की? मैंने कहा। कहेंगे क्या दुआ की? मैंने कहा भाई मैंने तो ये की कि मैं एमए में फर्स्ट आऊं। फिर कहेंगे मेरे से नहीं पूछोगे मैंने क्या दुआ की। कहेंगे मैंने तो ये दुआ की है कि मैं पाकिस्तान का नंबर 1 मैटनी आइडल बनूं। समंदर वहीद साहब के दिमाग में क्यों थी हमेशा से?
जी। समंदर समंदर जो था फिल्म, इट वॉज वेरी मच सिमिलर टू नया दौर। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार। वो ठीक है, पर आप लोगों की जेब भी भरती रहे और गरीब लोगों का पेट भी भरता रहे, कोई ऐसा रास्ता नहीं निकाल सकते आप? वैसे आप कहें तो जंगल की कुंडली बना के देख लूं। मैं कुंडली ही देख कर आ रहा हूँ महाराज। अगर काम तरीके से हो तो बहुत पैसा कमाया जा सकता है। एक ही घर के रहने वाले आपस में लड़ते जरूर हैं, पर बाहर का कोई लूटने वाला आ जाए ना तो मिल के मुकाबला करते हैं। तुम्हारे सामने सर झुकाने आया हूं, धनवान के आगे सर ऊंचा कर दो, और कुछ नहीं चाहिए। यारों के पसीने पर हम खून बहा। तो बढ़ा ले जाओ टांगा लारी से आगे, फैसला हो जाए। क्यों शंकर, हो जाए? तुम्हारा घोड़ा भी तो बड़ी तैयारी में है, बोलो। ये मैंने शायद आपको बताया था कि इनके वालिद जो थे निसार मुराद, जी बहुत माने हुए डिस्ट्रीब्यूटर थे इंडियन फिल्म्स के। कराची में सब दो जो बड़े थे, जगदीश साहब और एक निसार मुराद साहब। तो उस वक्त इंडियन हाई कमिश्नर इंडिया की क्लासिक फिल्म्स मंगाते थे, और इंडियन हाई कमीशन में ही महीने में एक फिल्म दिखाते थे क्लासिक टाइप। उसमें नया दौर भी दिखाई थी, और ऑब्वियसली इतनी अच्छी फिल्म थी, इंस्पायर करने वाली। और वही जब देख रहे होते थे वो इस एंगल से भी देख रहे होते थे कि इसको पाकिस्तान में कुछ ऐसा किया जा सकता है या नहीं। तुम जिसे मेहमान बनाकर लाए थे वो तुम्हारे घर का मालिक बन बैठा है। तुमने जिसे बस्ती में सिर्फ कारोबार की इजाजत दी थी, उसने बस्ती वालों का खून चूसना शुरू कर दिया। बाबू, तो सिर्फ हमारी बस्ती का आदमी नहीं, उसके खातिर बस्ती वालों से बिगाड़ के पैदा करते हैं। राजा, आज तुमने अपनी नाव देकर ताजू के बच्चों को भूख से बचा लिया, पर इस तरह सारी बस्ती तो जग्गू के जुल्म से नहीं बच सकती। हम कुछ पूछना नहीं चाहते। आपसे एक बात, जग्गू को बस्ती से निकालो या अपनी गद्दी छोड़। हमारा सरदार राजा होगा। दिल में बसा ले उसे अपना बना ले, तेरे कदमों पर जो जान भार जीरा सरदार बनेगा तो पूरी बस्ती की रानी कहलाएगी, सरदारी भी घर में रहेगी और बेटी भी आंखों से दूर नहीं होगी। क्यों है? जवाब दे, मैं कौन हूँ? तू बस्ती का सरदार है। सरदार की इजाजत के बगैर तूने पिंडाल से बाहर जाने की जरूरत कैसे? इधर नहीं मेरे बाजू, मैं मजबूर हूँ। आदिल मुराद ने एक दफा मुझे कहा कि मेरे घर में सिर्फ अब्बा के होते हुए एक दफा वीसीआर आया है। कब? क्या वो 82 में आया था, उन्होंने विधाता देखी थी दिलीप कुमार की वजह से। तो मैंने उसको काउंटर किया, मैंने कहा ये भी तो हो सकता है कि शम्मी कपूर के लिए आई हो। तो फिर आदिल ने कहा कि हाँ यार ये भी हो सकता है, क्योंकि वहीद साहब को शम्मी कपूर बहुत पसंद थे। क्या कहते हैं आप? सही, बिल्कुल सही, क्योंकि वो सब एक्टर से हटके थे। He did not follow any of the old acting traditions, वो मेलोड्रामा, जोर जोर से तकरीरें करनी, ये करना, वो अपना नेचुरल स्टाइल था उनका। तो वहीद भी जब आए वो बिल्कुल अपने नेचुरल स्टाइल में ही काम करते। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। जवानियाँ ये मस्त मस्त बिन पे धड़कने लगता है मेरा दिल तेरे नाम से। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने
तुम्हें बनाया। गुल बदल फूलों की महक के जाएंगे सवेरे वाली गाड़ी, सवेरे वाली। देखिए साहिबो वो कोई और थी, और ये नाज़नी है मेरी, मैं इन पे मरता हूँ। नजर बचा कर चले गए वो, वरना घायल। हाथों की चंद सहेलियां खड़ी खड़ी फरियाद सुनाए घड़ी घड़ी। आदिल मुराद ने एक दफा मुझे कहा कि मेरे घर में सिर्फ अब्बा के होते हुए एक दफा वीसीआर आया है। कब? क्या वो 82 में आया था, उन्होंने विधाता देखी थी दिलीप कुमार की वजह से। मैं हूं विधाता। कल तक तू मेरा विधाता था, मगर आज नहीं। महबूबा, आप अपने मकाम और अपनी हैसियत से बहुत बढ़ के बात कर रहे हैं। बड़ा आदमी अगर बनना हो चौधरी, तो छोटी हरकतें मत करना। मार बेटे, मार इसको प्रताप। मैंने उसको काउंटर किया, मैंने कहा ये भी तो हो सकता है कि शम्मी कपूर के लिए आई हो। तो फिर आदिल ने कहा कि हाँ यार ये भी हो सकता है। और तेरे पोते की पार्टी और मैं नहीं आऊंगा? आऊंगा, जरूर आऊंगा, सज धज कर आऊंगा, सूट बूट पहन कर आऊंगा, अपनी बोतल दारू की लाऊंगा और धूमधाम मचाएंगे। अरे सात सहेलियां खड़ी, उल्लू के पट्टा। अरे गुरु ट्रांसपोर्ट, सब मिलकर मेरे बच्चे को मार रहे हो। एक गुरबख्श के बच्चे घर पे पार्टी चल रही है, मेरी इज्जत खराब मत कर, चुप रहे। चुप बस। तू अमीर कैसे बना? मेहनत और अल्लाह की मेहरबानी। उसके अल्लाह को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। नहीं, तुम्हारे दादू तुम्हारे बीच में क्या नाराजगी है मैं नहीं जानता, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूँ, जो कुछ तुम्हारे दादू ने तुम्हारे लिए किया वो सातवें आसमान का फरिश्ता भी नहीं कर सकता। ओ मार मार के दुम्बा बन। तो फिर आदिल ने कहा कि हाँ यार ये भी हो सकता है, क्योंकि वहीद साहब को शम्मी कपूर बहुत पसंद थे। क्या कहते हैं आप? सही, बिल्कुल सही, क्योंकि वो सब एक्टर से हटके थे। He did not follow any of the old acting traditions, जो मेलोड्रामा, जोर जोर से तकरीरें करनी, ये करना, वो अपना नेचुरल स्टाइल था उनका। तो वहीद भी जब आए वो बिल्कुल अपने नेचुरल स्टाइल में ही काम बस तो हो गया फैसला। आज से तेरा नाम नासिर और मेरा नाम शाहिद। क्या नाम है तेरा? यार नासिर है और क्या है। शाबाश, अब के तूने मोहब्बत का मैदान मार लिया। जिंदगी को अब नए एक मोड़ पर पाता हूँ मैं, झूमता जाता हूँ मैं। अरे क्यों घबराता है, सब ठीक कर दूंगा। सब ठीक तो आपके वालिद बुजुर्गवार आनकर करेंगे, पकाने वाले। इतनी जल्दी कैसे आ जाएंगे? आप अपने वालिद को नहीं जानते, टेलीफोन के जरिए आएंगे। हेलो, कराई कॉल बुक कराई थी? जी हाँ, बात कीजिए। हेलो भाभी साहिबा। जी हाँ मैं वजाहत बोल रहा हूँ। अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम। प्लेबैक? अरे तूने हिंदुस्तानी पाकिस्तानी फिल्में देखी है ना? हाँ। गाता है रफी या रुश्दी। और उधर तुम बेचैन है इधर। अरमान के अंदर तो शुरू का पार्ट तो वही था, दिल तेरा दीवाना, शम्मी कपूर। ये शम्मी कपूर और महमूद जाके वो नौकर को आगे कर देते हैं, इधर निराला को आगे कर देते हैं। लेकिन फिर ट्रेजेडी आई है बाद में जो अरमान में थी। शम्मी कपूर के तो कभी भी ट्रेजेडी इस तरह नहीं हुई। घर आओ तो मालूम होता है दफ्तर गया, दफ्तर जाओ तो पता चलता है घर गया। फिर गया कहाँ? शब्बन, नासिर मियाँ कहाँ है? वो सरकार कतर का मैच खेलने गए। बेवकूफ, कोई रात को भी क्रिकेट का मैच खेलता है? मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी। मुझे अब मालूम हुआ कि तुम इस घर में नहीं सुधर सकते। कभी बाप का दिल नहीं मानेगा और कभी माँ का प्यार अड़े आएगा, इसलिए मैं तुम्हारा दूसरा इंतजाम कर रहा हूँ।
तुम्हें देर से घर आने की आदत छोड़नी होगी। जी छोड़ दूंगा। और तुम्हारी आवाज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, इसे खत्म करना होगा। जी जरूर। सुबह से तुम्हें कह रहा हूँ आज से मोहन तू है। वो तो ठीक है मोहन, फिर मोहन, लेकिन लोग मानेंगे कैसे? क्या शांत फरामोश निकला। मैं तुझे नासिर बना के खुद शाहिद बन रहा हूँ, अपना चांस तुझे दे रहा हूँ ताकि तेरी जिंदगी में कुछ रोमांस पैदा हो, और तू नखरे कर रहा है। सही मानो मैं असली वो है, नकली मैं। अंकल अगर आप मेरे दोस्त से मिलेंगे ना तो बहुत खुश होंगे। जी मैं नासिर हूँ। आपकी तारीफ। मुझे डॉली कहते हैं। ये सीमा है। और जी मैं शाहिद हूँ, नासिर साहब का सेक्रेटरी। आज तेरी जिंदगी बनने वाली है बेटा, आराम ही आराम है आज से। जेलर साहब बहुत अच्छा आदमी, लेकिन बहुत नेक आदमी। लेकिन मोहन कुछ होगा तो नहीं ना? मैं हूँ। ऐसे हरार ज्यादा से नहीं चलेगा। मुझे तो खान बहादुर साहब के तस्वुर से खौफ आता है। तू तो अपने साय से भी डरने लगा, तू समझता क्यों नहीं है? तो वहीद साहब की जो फिल्म्स होती थी उसके अंदर काफी झलक इंडियन एक्टर्स की आती थी, मतलब झलक नहीं आती थी। ही वॉज वेरी वेरी मच इंस्पायर्ड बाय, मुझे तो देवानंद भी नजर आए, दिलीप कुमार, शम्मी कपूर उनके फेवरेट, राज कपूर की तरह उनको म्यूजिक का शौक, और सबसे आखिर में गुरुदत्त। गुरुदत्त, क्योंकि गुरुदत्त की फिल्में जो थी वो पढ़े लिखे लोगों के वास्ते थी ज्यादातर। 14वीं का चांद और वहीद मुराद की एहसान, ये दो फिल्में हैं जो मैं पूरी नहीं देख पाया। 14वीं का चांद में मुझ पे वही कैफियत तारी हुई थी जो एहसान देखते हुई थी। जब आधी फिल्म के बाद इंकशाफ होता है कि अड़े नहीं करो ये, वहां के बाद मैंने दोनों फिल्में बंद कर दी। तो चल गई छुरी दिल पर। वो तुम्हारे यहाँ आई हुई है। वो कौन? ओ तोबा मेरी भाई, नसीमा। और कौन? नवाब साहब ने नसीमा को नहीं तुमको देखा है। 14वीं का चांद हो या आफताब, इस मामले को अभी न सुलझाया गया। तुम एक न एक की तबाही लाजमी और यकीनी है। जमीला का दूसरा निकाह भी नवाब से तुम्हारी वसीयत के मुताबिक हो सकता है। क्या इतने बड़े दोस्त के लिए तुम कुर्बानी दे सकते? 14वीं का चांद में रहमान साहब जो है वो चाहते हैं कि उनकी शादी वहीदा रहमान से हो, लेकिन वो गुरुदत्त से करवा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बाद में उन्हें पता चलता है कि जिस लड़की को वो तलाश कर रहे थे वो वही थी। तो ये मैंने सच में कहा नहीं भाई, भी तेरा दिल अभी इतना सा मजबूत नहीं है, इसमें हो जाएगा। सेम विद एहसान, कि जब वहीद मुराद साहब ज़ेबा से शादी कर लेते हैं तो पता चलता है कि जो उनके शौहर पागल खाने का सबसे अखड़ा आदमी है वो ज़ेबा का शौहर है। हाँ, शौहर है और वो जिंदा है। ज़ेबा नहीं चाहती उसके साथ जाना। एक नए मोड़ पे ले आए हैं हालात मुझे। इस वक्त मैं तुम्हारा फलसफा सुनने नहीं, ये बताने आया हूँ कि अगर तुमने मेहंदी नहीं लगाई, बाहों में चूड़ियां नहीं सजाई और ये कपड़े नहीं पहने तो याद रखो मैं भी ईद नहीं मनाऊंगा। एक अरसे के बाद खुशियों को इतने करीब देखकर न जाने आंखें क्यों छलक पड़ी। अगर ये खुशी के आंसू हैं तो माफ किया, लेकिन अगर ये गम के आंसू हैं तो क्या फर्क पड़ता है डॉक्टर साहब? उसका गुनाह यही है ना कि वो एक बेवा को अपना शरीक हयात बनाना चाहता है। उसका कसूर यही है कि वो एक ऐसी औरत को सुहागन बनाना चाहता है जिसे आपकी सोसाइटी पसंदीदा नजरों से नहीं देखती। अरे ज़ेब, आमिर कहाँ जा रहे हो? मोहब्बत अजीज है तो इस राज को खामोशी से यहीं दफन कर दो। डॉक्टर, फर्ज अजीज है तो हकीकत से आंसला चुराओ। यकीन कीजिए आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भुला सकता। आपकी बीवी तो आपको देखकर बहुत खुश हुई होगी। खोई हुई मोहब्बत पाकर कौन खुश नहीं होता डॉक्टर साहब। अच्छा अब मुझे इजाजत। मेरी जिंदगी है मेरे हम सफर, दिल को तुमसे बिछड़ने का गम है मगर अपने दिल से मैं कैसे भुला दूं तुम्हें। ताकि मेरे अब्बू को ना मारिए। तुम्हारे अब्बू ये नहीं, मैं हूँ ज़ेब। नहीं, आप मेरे अब्बू नहीं हो सकते।
इतनी अच्छी इंस्पिरेशन और इतना अच्छा उसको लेके आगे चलना कि एहसान के गाने भी बहुत जबरदस्त थे, फिल्म भी बहुत अच्छी थी, लोकेशन सब कुछ। परवेज मलिक घूमते थे ना आपके साथ? जी हाँ, वो भी दूसरी जमात, सेकंड क्लास नहीं तो शायद थर्ड क्लास में हमारे साथ आ गए थे। और इन फिल्मों में वो भी होते थे, देखा। और वो ग्रेजुएशन तक हमारे साथ फिर वो रहे। अमेरिका चले गए। लेकिन हम गए एमए इंग्लिश पढ़ने, वो गए अमेरिका डायरेक्शन और फोटोग्राफी और ये सब पढ़ने लॉस ये एंजलिस फिल्में गए। वो भी देखते थे जी, उनकी भी फिल्मों में बहुत वो झलक आती थी। कभी सौगात बना दी उन्होंने, प्यासा। जी, वो निसार मुराद साहब को 3 पासेस आते थे, मियाँ बीवी और बेटे के। ठीक है। वो तो जाते नहीं थे, तो वही परवेज मलिक और हम 3 लोग हम जाते थे देखने। तो वो सारी परवेज ने भी देखी और वो भी बहुत इम्प्रेस हुए और उन्होंने तो काफी हद तक कॉपी भी की। अधूरी आस छोड़ के, अधूरी प्यास छोड़ के, कोई खूबसूरत सा एहसास हो तुम। हम दोनों का अगर भी ना जाओ छोड़ के, कि दिल अभी भरा नहीं, अकेले ना जाना, हमें छोड़कर। कि वो पहले हीरोइन ऊपर चढ़ रही है और वो हीरो नीचे हैं, फिर हीरो ऊपर आ जाते हैं। तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। आज से 43 साल पहले वहीद मुराद साहब ने सिल्वर जुबली शो में बता दिया था कि वहीद मुराद, परवेज मलिक, सोहेल राना और मसरूर अनवर की टीम किस फिल्म की वजह से टूटी थी और क्यों टूटी। दोराहा वो फिल्म है जिसने इस टीम को तोड़ा। अरमान और एहसान वो मेरी फिल्में थी। उसके बाद मेरे ये जो साथी हैं, मगर एक जॉइंट, जो मेरे बचपन के दोस्त भी हैं, साथी भी हैं, जॉइंट हम लोग, हमारी टीम भी थी। इन्होंने सोचा कि जी हम अपनी एक फिल्म क्यों ना बनाएं। टीम उन्होंने बरकरार रखी, लेकिन वो फिल्म बावजूद इसके कि उसके गाने अच्छे थे, कुछ अच्छी बातें भी थी, फिल्म नहीं चली। अब इसे आप लक कह लीजिए, किस्मत कह लीजिए। अच्छा, 83 में लंदन आ रहे थे और उन्होंने कहा था कि मैं हीरो की कुछ शूटिंग है, वो करके आऊंगा। आप 83 में लाहौर गए, आपने उनको कायल किया कि लंदन है, तो उन्होंने कहा कि मैं लंदन आऊंगा लेकिन इस चेहरे के साथ नहीं आऊंगा। उनके एक्सीडेंट्स की वजह से कुछ गड्ढे वड्ढे हो गए थे और वो डॉक्टर साहब जो थे, डॉक्टर फैज, नहीं डॉक्टर फैज से कॉस्मेटिक सर्जरी करा। मैं मिला था डॉक्टर फैज से और मैं उनके पैर पकड़ लिए थे कि सर मुझे बता दो दे। तो उन्होंने सिर्फ ये कहा कि गड्ढे थे उनके, तो वो बराबर करने थे, भरने थे, और फिर वो लंदन आते। परवेज मलिक के पास भी आप उनको ले गए थे, जहाँ उन्होंने कुछ बहुत जबरदस्त बात की थी। परवेज साहब ने उनसे कहा था कि तुम ठीक हो जाओ तो मैं तुम्हें हीरो ले लूंगा। तो वहीद ने जवाब दिया, तुम मुझे हीरो ले लो, मैं अपना आप ठीक हो जाऊंगा। वाह। दोनों बहुत क्लोज थे, बहुत क्लोज थे। वहीद को परवेज से के दूर होने का बहुत अफसोस हुआ था। सोहेल राना की और उनकी रही, हालांकि सोहेल टेलीविजन में चले गए, कनाडा चले गए, लेकिन फिर भी इनकी आपस में राब्ता रहा। परवेज ने राब्ता तोड़ दिया था। कहो कि शादियां तुम्हारी मोहब्बत है, नहीं वो आपकी जिंदगी है। राम, कहो। मुझे आपसे इनाम का कोई लालच नहीं, ना मैंने आप पर कोई एहसान किया है। हाँ, अपना फर्ज जरूर निभाया है। तू मेरे प्यार का गीत है, तू मेरे दिल की आवाज है, मेरे होठों पे नग़्मे तेरे, मेरे नग़्मों का तू साज है। तुम फरजाना को समेटते समेटते खुद इतने टूट जाओगे, तुम्हारा ज़मीर सो जाएगा, गैरत मुर्दा हो जाएगी। आहिस्ता बोलिए भैया, ये क्लब है, आपको यहाँ के एटिकेट का ख्याल रखना चाहिए। किस एटिकेट की बात करते हो जमी? मैं चूंकि नहीं सुल्तान तुम्हारी मौत हूँ। मोहम्मद अली साहब जो हैं, वहीद मुराद को उन्होंने कभी आगे नहीं आने दिया। अच्छा। ज़ेबा से शादी की ताकि वहीद से उनकी वो टूटे जोड़ी और वो आ जाए। मैं इससे बिल्कुल अग्री नहीं करता। बताइए। पहली मुलाकात मेरी मोहम्मद अली के साथ वहीद मुराद के घर में हुई।
अम्मी, मैं पास हो गया अम्मी, सारी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आया हूँ, गोल्ड मेडल मिलेगा, वजीफा भी बढ़ जाए। अरे इसने तुम्हारा दिल तोड़ा था, मैंने इसे तोड़ दिया। ये क्या हिमाकत है? बस अब बैडमिंटन नहीं खेलेंगे। उस वक्त मोहम्मद अली खासे शर्मीले थे, परवेज मलिक भी थे, सोहेल राना भी, वो तो हर वक्त वहीद के घर में ही होते, तो वहीद ने इनसे मिलाया। हेलो हेलो हेलो, वाह वाह, आ गया मेरा नवाब। फरजंद, तुम्हारे बैडमिंटन मैच पर हजारों की शर्तें लगा चुका हूँ। उस वक्त मुझे नहीं पता था, लेकिन ये आपने क्लियर किया कि उस वक्त वो और वही कनीज में इकट्ठे काम कर रहे थे, जो बहुत से लोगों को नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था। उसमें मोहम्मद अली वहीद के बड़े भाई बने। चलो अख्तर बैठो कार। अख्तर तुम उस गाड़ी में नहीं बैठोगे, मेरी गाड़ी में बैठो। अख्तर, ये हमारी इज्जत का सवाल, बड़ी मुसीबत है। 2 मुल्लाओं में मुर्गी हराम हो गई। दोनों तरफ है आज बराबर ठनी हुई। वो वही मुझे नजर आया कि मोहम्मद अली बड़े भाई और वही छोटे भाई। हम तो रहे अनाड़ी, ओ हम तो रहे अनाड़ी, इस दुनिया में यार तुम तो रहे अनाड़ी। बहुत खुद सरी पर उतर आया खुर्रम। ये खुद सरी नहीं भैया, मेरी मोहब्बत की इंतहा है। मैं अपना सब कुछ खोकर आपकी जिंदगी में सुख देखना चाहता हूँ। मुझे आज तक उसके किरदार में कोई ऐसा नहीं। यही तो उसका फन है भैया, वो मजलूम बनकर हमदर्दी हासिल कर दिया। चले जाओ, तुमको प्रेम जाओ भैया। शाइस्ता, ये हारी से पसंद है। चलो मेरे साथ चलो। मगर कहाँ? बड़े भाई से अगर मगर करते हो, अम्मी से समझा लीजिए, बड़े भाइयों की बात नहीं टाला करते। चलो उठो, चलिए। मगर बाबा, तुम तो अच्छी तरह जानते हो, अब तो मैं चंदा के साथ भी जिंदा नहीं रह सकता। अब्बा जान मेरी शादी कर रही है। मुबारक हो। मगर तुमने ये तो पूछा ही नहीं किससे। जाहिर है कोई इंसान ही होगा। तो ज़ेबा ने शादी के बाद तो वहीद को मना कर दिया था काम करने से। उन्होंने तो सबसे ही मना कर दिया था, सिर्फ वही से तो नहीं किया था, उन्होंने तो सबसे कर दिया था कि अगर ये करेगी, रोमांटिक रोल करेगी तो मेरे साथ करेगी। शरीफ आदमी थे, ऐसे ही करेंगे। और वहीद के साथ उन्होंने काम करने दिया। सब वो देखिए कितने सीन्स हैं ज़ेबा के वहीद के साथ में, फूल मेरे गुलशन का। बताओ तुम कौन और यहाँ क्यों आए? हम आपका स्वीट स्वीट मुखड़ा देखने के बाद आपने हमको नहीं पहचाना, हमने आपको पहचान लिया। तो चार्मिंग, भैया का पसंद के जवाब। रहने दो, मेरा छोटा भाई है, मैं जानता हूँ उसके मुतालिक अच्छी तरह। कहाँ है, सो तो नहीं गया? अरे तौबा कीजिए, पूरे घर को सुलाकर सो। ये चंद प्रेजेंट्स हैं जो मैं आपके लिए और बेगम साहिबा के लिए लाया था। बेगम साहिबा? तुम नौशाबा को बेगम साहिबा क्यों कह रहे हो? घर के सभी मुलाजिम उन्हें बेगम साहिबा ही कहते हैं। well, क्या किया जाए, बदमिजाज हैं, चिड़चिड़ी हैं, जैसी भी हैं, मेरे लिए काबिल इज्जत है। वो गाना जो उन्होंने गाया है ज़ेबा को करने को, छेड़छाड़ करूंगा, आवाज़ार करूंगा। हाँ, छेड़छाड़ करूंगा, आवाज़ार करूंगा। वो छेड़छाड़ कर रहा है ज़ेबा के साथ। चाहे हाथ जोड़िए, चाहे मुख मोड़िए, ठुमके पे ठुमका लगाए चला जाऊंगा। सता रहा है उसे, गाने गा रहा है उसके ऊपर। दिल साफ कर ले, मुझे माफ कर दे खुदा के लिए, कर हो शिकायत तो हाजिर हूँ मैं हर सदा के लिए। कुछ और होता भैया, ये दिल का टुकड़ा तो क्या, मैं आप दोनों पर विचार कर सकता हूँ। जब फूल खिले है, वो है, शमा है, बहुत सारी फिल्में। तो वो इसके साथ काम करने दिया ना। भाभी,
मैंने आपको पहचाना नहीं। जाहिर है आप मुझे कैसे पहचान सकती हैं। हाँ भैया फौरन पहचान लें। मेरा मुन्ना, मेरी जान, मेरा बच्चा। अम्मी, ये अंकल बहुत अच्छे हैं। इन्होंने कुल्लों से मेरी जान बचाई है। ओए, ओए सीमा, ओए सदके जावा, सलाम अलैकुम, खुशामदीद। तुम आशिक हो ना? ओए ऑल राइट, ओए हूँ मैं, हूँ पहचाने भाई। लेकिन उन्होंने ये कहा कि रोमांटिक सीन ये सिर्फ मेरे साथ करेगी। उनको बहुत फिल्में भी मिल गई उस वक्त, 20-25 फिल्में साइन हो गई, तो जबरदस्त हुआ, घर बन गया उनका इतना बड़ा। जी एक दफा घर गए थे आप उनके, क्या हुआ था? रेस कोर्स से डायरेक्ट? जी, रेस कोर्स से डायरेक्ट उनके घर गए थे, क्या हुआ था? जी, हुआ ये कि लाहौर डर्बी मेरे कजन मुझे खींच के ले गए थे, क्योंकि उनका घोड़ा वहां दौड़ रहा था। तो रेस कोर्स पे ठहरा मैं वहीद के यहाँ, तो गए हम डर्बी देखने। वहां दूसरी रेस के बारे में कुछ पता चला कि ये घोड़ा आएगा, टिप मिला मुझे, नीचे उतरा तो वहीद मिले। मैंने कहा वहीद इस पे लगाना। इतने में नदीम भी आ गए, कहेंगे क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा ये टिप मिला, कहेंगे मुझे भी मिला है, चलो लगाते हैं। आगे से मोहम्मद अली आते हुए नजर आए, तो देख के मुझे कहेंगे अरे चंदा, लाहौर आए हुए हो, कांटेक्ट भी नहीं किया। तो मैं भी उनसे घबराता था थोड़ा, बड़े भाई की तरह। जब वहीद के बड़े भाई हैं तो मेरे भी बड़े भाई। तो मैंने कहा नहीं अली भाई, मैं कल ही आया था, आज आपको फोन करने वाला था। और अच्छे दोस्तों का ये काम होता है कि वो अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट करें। बहुत अच्छे दोस्त जो होते हैं वो उल्टा करते हैं। तो वही ने कहा अली भाई झूठ बोल रहा है, मेरे पास ठहरा हुआ है 4 दिन से। तो अली भाई सुअर 4 दिन से ठहरा हुआ है, और ना मुझे कांटेक्ट किया ना ज़ेब को। अगर उसको ज़ेब को ज़ेब कहते थे कि अगर ज़ेब को पता चला उसको बहुत दुख होगा, इतने अच्छे दोस्त होते हुए भी और तुम यहाँ लाहौर में हो और हमें कांटेक्ट नहीं कर। चलो आज रात तुम लोग मेरे घर आओ खाने पे। हम जब ये डिप्रेशन में आ गए थे और मैं गया लाहौर इनको समझाने और वहां से निकालने, तो मैंने मोहम्मद अली को भी, अली भाई हम कहते थे उन्हें, अली भाई को भी फोन किया। तो उन्होंने कहा भाई ये क्यों परेशान है, मैं तो जो भी मुझे फिल्म मिलती है उसमें अगर कोई साइड हीरो या दूसरा है, मैं तो उनको इंसिस्ट करता हूं कि तुम्हें वहीद मुराद को लेना है, मेरे छोटे भाई की तरह है। इसे बचपन से जानता हूं, इसलिए कि ये मेरा सगा भाई है। अब इस बहस को यही खत्म कर दीजिए, इसलिए कि ना अपने में हिम्मत है और ना अपने पास टाइम है। क्या पता जिंदगी का क्या भरोसा है किसी का। ये बताइए चार्ल्टन हेस्टन से मुलाकात हुई थी उनकी? हाँ। आपको नहीं पता था कि वो चार्ल्टन हेस्टन है? जी मेरे साथ ही थे, हम लंदन में थे, वी वर वॉकिंग डाउन ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, मेरे से बात कर रहे हैं, मैं उनसे बात कर रहा था, वो चल रहे थे इधर उधर देखते हुए। अचानक मुझे अंदाजा हुआ कि वो मेरी बात सुन ही नहीं रहे। तो मैंने जो यूं मुड़ के देखा तो गायब। मैंने कहा कहाँ गए? तो देखा कि वो क्रॉस करके स्ट्रीट दूसरी तरफ चले गए और एक बंदे के साथ बड़े वो इश्तियाक से उससे बात कर रहे हैं, गोरा बड़ा लंबा तड़ंगा, 4 इंच 3 इंच, कि वहीद भी उसके सामने यूं दिख रहे थे जैसे मैं वहीद के सामने दिखता था। और बहुत ही खुश, और फिर उससे हाथ मिलाया बहुत जोर से, और वो इनको हाथ हिलाता हुआ चल दिया। ये भाग के वापस आए, क्या मैं खड़ा था, मैंने कहा क्या पहचाना नहीं? मैंने कहा कौन? चार्ल्टन हेस्टन था भाई। इन्होंने इस तरह यहाँ से एक्टर की नजर, क्योंकि वहाँ गोरे तो हमें सब एक से ही दिखते हैं,
इन्होंने पहचान लिया कि अमेरिका से चार्ल्टन हेस्टन आया हुआ है, लंदन फिर रहा है। पहुंच गए उसके पास। मेरा जो अगला सवाल था वो ये था कि परदेश में दूर से खड़ा हुआ एक गोरा नजर आ गया, लेकिन अपने मुल्क में करीब का घोड़ा धोखा दे गया। हुआ ये कि लाहौर डर्बी मेरे कज़न मुझे खींच के ले गए थे क्योंकि उनका घोड़ा वहाँ दौड़ रहा था। गए हम डर्बी देखने बुकी के पास, तो नदीम ने और हमने तो जो टिप था उस पर लगा दिया। वही कहते नहीं यार, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता, ये क्या अपना पैसा ज़ाया कर रहे हो। उन्होंने किसी और घोड़े पे लगाया। अब जब आए वो रेस शुरू हुई, जब वो घोड़ा आगे निकला तो सबको वहाँ रेस कोर्स पे टिप मिल गया और काफी लोगों ने उस पर लगाया हुआ था, तो सब वो खड़े हुए कम ऑन कम ऑन, और वहीद का घोड़ा लास्ट। तो वहीद मेरे साथ थे, वो भी खड़े हो गए कम ऑन, उसी घोड़े को जीत गया। हाँ, मैंने कहा तुमने इस पे लगाया? कह नहीं यार मेरा घोड़ा तो लास्ट आया। तो मैंने कहा ये ड्रामा क्या हो रहा है? कहेंगे पैसे तो गए, इज्जत तो रह जाए। वाह। हवा ये फजा ले चली है कहाँ, ये तुम नजर से तेरा तो रहे हो। बड़े बेवफा है ये हुस्न वाले, धड़कनों में नया रंग भर के तुम जितेंद्र ने आपसे क्या कहा था? हाँ, जितेंद्र साहब नैरोबी आए थे, वहां भी मैं प्रोजेक्ट लगा रहा था खलीज टाइम छोड़ के। खलीज टाइम तो अब दौड़ रहा था, तो मुझे कोई और नया चैलेंज चाहिए था। तो कीनिया में एक प्रोजेक्ट ऑफर हुआ, मैं वहां गया प्रोजेक्ट लगाने। तो वहाँ उस जमाने में ये बॉलीवुड वाले बहुत आ रहे थे कीनिया शूटिंग के वास्ते, गानों की खास तौर पे। उसमें जितेंद्र भी आए। एक खाने पे उनके इंडियन फ्रेंड्स ने बुलाया, मुझे भी बुलाया। वहाँ से हम निकले, उनको कसिनो जाना था, तो कहेंगे मुझे कसिनो लेके चलो। मैंने कहा चलो। रास्ते में बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारी बहुत मालूमात है पाकिस्तानी फिल्मों के बारे में भी और बॉलीवुड के बारे में भी काफ़ी, तुम्हारा क्या इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रहा है? मैंने कहा नहीं जी मेरा तो नहीं रहा है, लेकिन मेरे जोड़ीदार का रहा है, जो बचपन का मेरा साथी था और अब पाकिस्तान की फिल्मों में है। जोड़ीदार कौन? मैंने कहा वहीद मुराद। उछल पड़े गाड़ी में सीट से। कौन? मैंने कहा वहीद मुराद। तुम वहीद मुराद के दोस्त जोड़ीदार हो? मेरे कंधे पे वाह भाई वाह। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? कहेंगे तुम्हें पता नहीं, जब मैं इंडस्ट्री में आया तो मैंने वालों का हेयर स्टाइल और एक्टिंग का स्टाइल सारा मेरा वहीद मुराद पे कॉपी है। और अब फिर आपने बताया कि उनके शुरू के जो गाने हैं बिल्कुल वही लगता है, पीछे हाथ बंद करके टेढ़े खड़े होके। और शुरू में जब आए थे हेयर स्टाइल ये नहीं था, लेकिन बाद में उन्होंने वही वहीद का वाला हेयर स्टाइल भी कर लिया था। जितेंद्र साहब वाज नॉट अ वेरी गुड एक्टर, लेकिन डांसर बहुत अच्छे थे। डांसर अच्छे थे। और वहीद साहब जो थे, वहीद साहब एक्टर भी अच्छे थे। डांस तो वो पहले से हम लोग रॉक एंड रोल और चा और सब वो करते थे, जिसमें वहीद बहुत ही अच्छे थे। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। और भी तरह कुछ मैं भी तो आज right up as he drives and there's his 100 with a 4, a handsome off drive, and a whole pack of young Pakistanis are dashing onto the pitch. There must be 100. नासिर मियां कहाँ है? वो सरकार क्रिकेट का मैच खेलने गए हैं। बेवकूफ, कोई रात को भी क्रिकेट का मैच खेलता है? हमका क्या खबर?
मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी। रोना तक तो आता नहीं, मैं गाना कैसे गाऊंगा? प्लेबैक। अरे तूने हिंदुस्तानी पाकिस्तानी फिल्में देखी है ना? हाँ। गाता है रफी है रुश्दी और होठ हिलाते हैं संतोष कुमार, दिलीप कुमार। बेताब हो उधर तुम, बेचैन है इधर हम, पल पल गुजरता जाए नादानियों का मौसम। अच्छा, वो क्या था कि वो वही साहब लंदन आने वाले थे आपके पास? हाँ, मैं कैम्ब्रिज गया था पढ़ने। ठीक है। एमए करने के बाद जब हीरा पत्थर बन चुकी थी और उसकी शूटिंग काफी हद तक हमारी गाड़ी से हुई, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी कन्वर्टेबल गाड़ी थी। तो जितने आउटडोर सीन्स हैं वो गधा गाड़ी के, वो गाना जो है विदो का और उनका मुझे तुमसे मोहब्बत है, एक बार जरा धीरे से सुन ली। तो वो कैमरा हमारी गाड़ी के डिक्की पे रखा होता था और कैमरामैन और परवेज खड़े होते थे, गाड़ी चला मैं होता था। मुझे तुमसे मोहब्बत है, एक बार जरा धीरे से तुम्हें मेरी कसम कह दो। तो काफी हीरा पत्थर के शूटिंग में मौजूद रहा। फिर अरमान शुरू हुई, तो उस वक्त कैम्ब्रिज जाने से पहले गर्मियों की छुट्टियां थी कराची यूनिवर्सिटी में, तो वही जाते हुए मुझे ले लेते। तो वहाँ ज़ेबा से शॉट बदलते वक्त जो सेट लगा रहे होते हैं, तो ज़ेबा से गपशप रहती थी, तो वहाँ उनसे थोड़ी सी दोस्ती हुई थी। अरमान कंप्लीट नहीं हुई थी, मैं कैम्ब्रिज चला गया। ठीक है। वही 65 की जंग में आप यहाँ थे जी? 65 की जंग में आप पाकिस्तान में थे? पाकिस्तान में था। अच्छा, उसके बाद मेरा कैम्ब्रिज जाना रुक गया था, क्योंकि उन्होंने बंद कर दिया था फॉरेन एक्सचेंज देना और सब कुछ। ओके। जब वो जंग खत्म हुई तो फौरन स्टेट बैंक ने मुझे कांटेक्ट करा, अब आपको जाना है तो जल्दी से पैसे लो और चले जाओ। अक्टूबर में मैं गया, हालांकि मुझे सितंबर में जाना चाहिए था। तो पहले तो वही शूटिंग के वास्ते आए ज़ेबा के साथ, रिश्ता है प्यार का। आए कैम्ब्रिज, मिले मेरे से, कहा आओ लंदन, तो मैं गया उनके साथ, उनके होटल में ठहरा, उनकी शूटिंग वगैरह देखी। अगले साल वो आए अरमान फिल्म लेके, डिस्ट्रीब्यूटर्स को उन्होंने दी हुई थी, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कहा पाकिस्तानी फिल्म है, आप आए, पर्सनल अपीयरेंस करें, बहुत सक्सेसफुल होगी। अरमान लेके आए। जिस दिन स्क्रीनिंग थी, आदमी एक गाड़ी भेजी कि उनको कैमरे से लेके आओ। इतने पुराने दोस्त हैं, आपने क्या किया उस दिन उनके साथ? कुछ नहीं किया ऐसे, अगर वो होते मेरी जगह वो भी यही करते। उनको भी क्रिकेट का इतना ही शौक था, बल्कि शायद मेरे से ज्यादा हो। आसिफ इकबाल साहब ने जो एक तारीखी सेंचुरी स्कोर की थी जी, तो वो गाड़ी आई, मुझे लेके गई इनके होटल के कमरे में, बैठे। मैं कहा भाई मुझे तो जाना है, अपनी पर्सनल अपीयरेंस है, तुम बाद में आ जाना, अरमान कंप्लीट हो गई, देखो तुम्हें पसंद आएगी। तो मैं बैठा हुआ टेलीविजन देख रहा हूँ, तो देख रहा हूँ कि पाकिस्तान इंग्लिस्तान का क्रिकेट टेस्ट मैच हो रहा है, और पाकिस्तान को तो उसमें बिल्कुल तबाह हो जाना चाहिए था, लेकिन आखिर में आके जब सारे अच्छे बैट्समैन आउट हो गए, आसिफ इकबाल और इत्तेखाब आलम जम गए। 28 अगस्त 1967 बैंक हॉलिडे थी। क्या ये बैंक हॉलिडे थी? बैंक हॉलिडे थी ये, बिल्कुल। और हमारा होटल जो था वो बिल्कुल ओवल ग्राउंड के पास था। तो आसिफ इकबाल की सेंचुरी होने वाली थी। Asif 99, Higgs to bowl time from the pavilion end in, bowls right up. Asif drives and there's his 100 with a 4, a handsome off drive, and a whole pack of young Pakistanis are dashing onto the pitch. There must be 100, 120 of them, and they caught him. And it's now not only Pakistanis, but a few of the Surrey lads are joining in too, followed by
6 policemen who hadn't got an earthquake. 2 more, both police coming in from all directions now. They've hoisted him up, shoulder high. A couple of them waving banners, scorecards, waving their hands in triumph and carrying him back towards the pitch where umpire Yarnold standing in hopeless attempt to guard the pitch. The England fieldsman sitting on the grass. The policemen reach the centre. They break up this convention of congratulation. तो मैंने सोचा भाई अरमान तो तुम जितनी दफा देखना चाहोगे देख लोगे, वही दिखा देंगे, ये सेंचुरी फिर नहीं देख पाओगे। तो मैं सिनेमा जाने के बजाय ओवल में जा बैठा और मैंने वहां क्रिकेट देखा। लेकिन वहीद ने बुरा नहीं माना, क्योंकि मैंने वहीद से भी यही कहा कि यार अरमान तो आप जब चाहोगे मुझे पाकिस्तान में आऊंगा, अभी पढ़ाई बंद 36 दफा देख लूंगा। ये तो अनोखी चीज थी। 128 for 8, and as you heard, one more run for the world 9th wicket record, the holder of which in part is Colin Cowdrey, fielding there at mid-on. I wonder if he realises his record may be just about to go. Here is Titmus to Asif, and this is a good-looking forward defensive shot. An innings which has really restored one's faith in cricket. I think it's done an immense amount of good for the game, apart from anything it may have done for Pakistan. Here's Asif firmly back down the pitch to Titmus. 127 runs he's made, and note this, in 165 minutes. That's all. That's the only 2 3/4 hours, the only time he's been in. Now this is a short one. It's cut away on the offside by Asif savagely, but not missing the field. D'Oliveira is there. That beats the world 9th wicket record. Back goes Close. I'll leave the scorecard for a moment. That's all with T into 4. Here is Close. And he stumped, is he? Yes. Asif is out. Stumped by Knott. As Asif pushed forward, he missed the ball, which went on, I think, with the arm. And Knott did a very quick bit of stumping. I'll stop talking because this will be one of the biggest ovations I think we've ever heard on this oval ground. In comes Asif, 146. And listen to this. किससे भगा रही है चांदनी? इस मुजरिम की तलाश में बहुत वक्त जाया किया है मैंने। गिरफ्तार कर लो इसे। खफा क्यों होते हो? मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि उस्ताद बाप की जगह होता। बुढ़ापे में दिल न लगाना पड़े मियाँ, वरना किसी लड़की से मार खाओगे। अजीब बाप होंगे आप, वो हमारी मोहब्बत है। उम्र पर न जाओ, मेरा दिल तो है जमा, मैं हूँ सच्चा आशिक, तुम जान जाओगे। ये जोश में आने का नहीं, होश में रहकर सोचने और समझने का मकाम। क्या आपने कभी किसी लड़की के साथ प्यार नहीं किया? शर्म। काश गलतफहमी होती, लेकिन ये हकीकत है नासिर। कोई शख्स था जरूर जो मेरे हाथों से बचकर निकल गया। कुछ याद आया? जी, क्यों लगता है जैसे मैं पहले भी कभी यहाँ चुका हूँ। एक कंट्रोवर्सी चल रही है आजकल, वो जरीन कमाल साहब की जो बेगम है, जरीन आंटी, उन्होंने किसी को कह दिया कि एक दफा वहीद साहब उनके घर आए और कह रहे हैं कि नदीम मेरा दोस्त नहीं है, और रोने लगे। तो लोगों ने ये कह दिया कि नदीम मगरूर थे, नदीम जो है वो वहीद साहब को काटना चाहते थे, और ये था। इस बारे में आप, क्योंकि नदीम को आप ही लेके आए थे, सिंगिंग उनकी जो थी आप ही ने चलवाई थी उनको, सोहेल ने कराई थी, बट यस आई वाज पार्ट ऑफ इट। वहीद मुराद की पहली शादी की सालगिरह में नदीम सोहेल लेके आए थे गाना, लेकिन वो फंक्शन सारा सोहेल ने और मैंने ही ऑर्गेनाइज किया था। तो वो वही नदीम साहब तो गाने के लिए आए थे। तो मुझे समझ नहीं आती कि देखिए, ये हो सकता है कि अली भाई चूंकि वहीद साहब के पर्सनल फ्रेंड थे, क्लोज, नदीम साहब थोड़ा दूर दूर रहते थे। 78 और 79 में मैंने इत्तफाकन लाहौर में ठीक है मुकीम था। एक दोस्त के साथ मैं वहाँ एक टावल प्लांट लगा रहा था लाहौर से जरा बाहर। तो जब वहीद की शाम में शूटिंग नहीं होती थी तो वो आते थे जहाँ मैं ठहरा हुआ था और मुझे लेके और नदीम के घर जाते थे। अच्छा।
वही जहां मैं ठहरा हुआ था उससे कोई 5-10 मिनट पे ही थे। मैं भी गुलबर्ग में था, वो भी, और 4-5 घर छोड़ के अली भाई और ज़ेबा का घर था। नदीम रहते थे गार्डन टाउन में, तो वो मुझे पिकअप करके और नदीम के घर हम लोग जाते थे और बैडमिंटन खेलते थे। ये पीरजादा वाज द फोर्थ। और जिस दिन हवा ज्यादा होती थी उसी बैडमिंटन कोर्ट पे क्रिकेट खेलते थे। तो मैंने इस किस्म का कोई फ्रिक्शन या टेंशन नहीं देखा, पहली बात। दूसरी, वही खासे गैरतमंद इंसान थे। अगर उनको पता होता कि नदीम उनको काट, तो फिर वो उसके घर हर दूसरे तीसरे दिन ना जाते और इतनी दोस्ती नहीं होती। क्योंकि बैडमिंटन खेलने के बाद कभी हम तीनों, उस्मान पीरजादा भी इंटरकॉन्टिनेंटल आ जाते थे, तो उठना बैठना भी था। मैंने तो कोई इस किस्म का फ्रिक्शन या टेंशन बिल्कुल नहीं देखा। खुशी के आंसू है छोटू। आज एक अरसे बाद तुझे हंसते मुस्कुराते देखा है ना, तो ये आंसू तेरी खुशियों का सबका उतारने के लिए आंखों से झलक पड़े। अच्छा भाई, लहरी साहब, शाहिद साहब रेडी हैं? जानी साहब, बुखारी भाई जरा टेक करने लगा हूं मैं। जी रेसल हो गई। रेडी, स्टार्ट, साउंड, एक्शन। हुजूर, वो तस्वीर बना कर लाया हूं आपकी कि दंग रह जाइएगा अपना चेहरा मुबारक देखकर। वहीद साहब जब आखिर में बिल्कुल उनपे एक, उनको लेना कम कर दिया था डायरेक्टर्स ने, जाहिर है उनके लेवल के लोग नहीं थे, तो एक उस बारे में आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है मिसफिट वाला, वहीद वाज अ मिसफिट। एक दूसरा ये, आप वो जो लंदन आ रहे थे आपके पास और आपको खबर आई थी, तो ये दो चीजें मुझे बता दें। मिसफिट मैं इस वास्ते कहता हूँ कि बहुत पढ़े लिखे और इंटेलेक्चुअल इंसान थे और पढ़ने की आदत उन्होंने आखिरी वक्त तक नहीं छोड़ी। कुर्सी कोई थी उनकी एक जी, एक चेयर थी उनकी, हाँ, किताबें उसमें होती थी। किताबें हैं, और जब भी मेरे से मिलते थे कहते थे कोई अच्छी किताब पढ़ी है तुम्हारे पास तो मुझे दो। और जो उनके साथ कभी कभार एक आध दोस्त मेरा उसी जहाज में था जिसमें वहीद भी थे, तो कह रहे थे वो पूरे वक्त जहाज में पूरे 1.5-2 घंटे किताब पढ़ते रहते। और लाहौर में जब मैं उनके साथ शूटिंग्स पे गया उनकी, तो यही होता था कि जब वो ब्रेक होता था, जब वो दूसरा सेट तैयार कर रहे होते थे, तो दूसरे एक्टर्स को मैंने देखा जैसे दर्पण वगैरह ये ताश वाश खेलना शुरू हो गए या एक ड्रिंक पी ली, वही चुपके से कोने में जाके बैठ के किताब खोल के बैठ जाते थे और अपनी पढ़ाई जारी रखते थे, जिससे कुछ लोगों को गलत फहमी भी हुई कि एरोगेंट है। एरोगेंट नहीं, वो जो जितना भी वक्त उनको मिलता था बीच में, वो चाहते थे कि अच्छी तरह किसी पॉजिटिव काम में निकाले, उसको इस्तेमाल किया जाए। हीरो की शूटिंग रुकी हुई थी, जब आप उनसे मिलने गए तो आपने बताया था कि वहीद साहब जो थे अकेले थे घर में और वो जो थे दवाएं वगैरह, डिप्रेशन, स्लीपिंग पिल्स वगैरह बहुत ले रहे थे। हालत उन्होंने अपनी तबाह कर ली थी। He had lost so much weight, वजन कम हो गया था, सब पेट भी उनका कटा था। पेट भी उनका कटा था। तो जाके मैंने उनको बहुत समझाया कि भाई तुम हीरो फिल्म बना रहे हो और वाकई हीरो, अपने आप को संभालो, ये क्या हाल बना लिया है तुमने। बहुत उनकी काउंसलिंग की मैंने, उनके समझ में आ गई। हाँ, मैंने उनको राजी कर लिया कि देखो ये तुम्हारी ड्रिंकिंग जो है, डिप्रेशन जो है जिसके वास्ते तुम स्लीपिंग पिल ले रहे हो, ये बीमारियां क्योर हो सकती हैं और हो रही हैं, तो तुम आओ लंदन में अपना इलाज कराओ, मैं तुम्हें अच्छी रिहेबिलिटेशन किसी क्लिनिक में दाखिल कर दूंगा। कहेंगे कैसे? मैंने कहा सारा बंदोबस्त मैं करूंगा, तुम सिर्फ आ जाओ। ठीक है। तो मैं छुट्टी लेके, मैं दुबई में उस वक्त काम कर रहा था खलीज टाइम्स में, मैं वहां से छुट्टी लेके लंदन गया। लंदन पहुंचा हूं तो पहली खबर ये मिली कि इनका एक्सीडेंट हो गया, ट्रक से जा टकराए, और मुझे तो ये पता लगा था कि यहाँ बहुत बड़ा कट आ गया है। तो मैंने अस्पताल में फोन किया, मैंने कहा ये क्या कर दिया,
कि नहीं यार वो हो गया एक्सीडेंट। मैंने कहा हमारा तुम्हारी प्रॉमिस है, मोहम्मद अली उसके गवाह हैं कि तुम्हें लंदन आना है। नहीं आऊंगा लेकिन थोड़ी देर शायद हो जाए, क्योंकि ये शक्ल लेके नहीं आ सकता। मैं थोड़ी सी इसको ठीक करा लूंगा, कॉस्मेटिक सर्जरी करा लूंगा। और वो ही कराने वो कराची पहुंचे। आप जो कह रहे हैं कि डॉक्टर फैज ने कहा कि वो गाल, तो वो भी उनको पता शायद ख्याल आया होगा कि हीरो फिल्म बना रहा हूँ तो उसमें ढांचा बन के नहीं आना चाहिए, कम से कम शक्ल तो ठीक गिरनी चाहिए। जिस्म कम हो गया और वो तो कपड़ों से कवर हो जाता है, शक्ल नहीं कवर होती। तो वो जैसे इनकी शक्ल होती थी पहले, गालिबन वैसे ही बनवाना चाह रहे होंगे। फिर आपको खबर आई कि वहीद साहब का इंतकाल हो गया, एंड यू डिडंट बिलीव इट? हाँ, मुझे यकीन नहीं आया। मुझे तो मेरे अखबार से सेक्रेटरी का फोन आया कि जी वहीद साहब का तो इंतकाल हो गया कराची में। यार किसी उल्लू ने इनको बता दिया हो। तो मैंने इनके घर फोन किया, मुमताज के घर जहाँ ये ठहरे हुए थे, मेरी और उनकी मुंह बोली बहन कर्नल अयूब की बेगम। हाँ, अयूब और क्योंकि ये इकलौते बेटे थे। हाँ। तो एक तो इनके वालिदा ने मुमताज को समझो अडॉप्ट कर लिया था, ऑफिशियली नहीं तो नॉन ऑफिशियली, और एक मुझे अडॉप्ट कर लिया था अनऑफिशियली, कि इनका एक भाई भी हो और एक बहन भी हो। तो मुमताज से बात ही नहीं हो पा रही थी, रोते रोते कि भैया छोड़ गया। पान इनका जो था, आपके वालिद साहब से उनको आदत लगी थी पान खाने की, और क्या आप रहे थे उसमें क्या होता था? कवाम और तंबाकू। तो मेरे वालिद के मुंह में तो हर वक्त पान होता था, डिबिया उनकी रखी रहती थी। हम तो वालिद के कमरे में जाते हुए घबराते थे एज टीनेजर्स। वही जाके सीधे उनके कमरे में कि नवाब साहब जरा पान तो खिलाई। तो वो पान खाते खाते उनको आदत ही पड़ गई, पूरी जिंदगी वो खाते रहे। ये अली भाई ने जो आपको बताया, जब जनाजा उनका आया है लाहौर, उनका गुस्ल के लिए अली भाई ले गए, तो फिर? हाँ, लोग जो कहते हैं ना कि इस खुदकुशी कर ली, ये कर ली, वो कर ली, सारी कहानियां बिल्कुल गलत हैं। कर्नल अयूब ने मुझे बताया कि सोते हुए चौक करने लगा वहीद, तो उठ दरवाजा खोलने के वास्ते आए, लेकिन रास्ते में हार्ट अटैक हुआ बहुत सख्त, चोकिंग की वजह से। और उस हार्ट अटैक से इनका इंतकाल हुआ। चोकिंग क्यों हो रही थी भाई, तो मैंने ये बात अली भाई को बताई, तो कहेंगे वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि गुस्ल लाश को अली भाई ने बताया कि मैंने दिया था गुस्ल। अब जब आप कहते हैं कि वो इनको रोक रहे थे, तो गुस्ल वो उन्होंने क्यों कहा कि मैं दूंगा, इससे पता चलता है कि कितने वो क्लोज थे और कितना प्यार था अली भाई को वीडियो से। तो कह रहे हैं जब मैंने उसको गुस्ल दिया और खड़ा कमर सीधी की, तो इनके हलक से पान की निकला। वहीद मुराद साहब की डेथ पान खाने की वजह से हुई थी, ये तो जावेद अली खान साहब ने बता दी। लेकिन अक्सर सेट पर लोग देखा करते थे कि वहीद मुराद शूट से पहले पान खाना ज़रूरी समझते थे। इसके लिए दो वाक़यात हैं। एवेन्यू स्टूडियोज के बाहर जो पान वाला था, उसने बताया था कि वो एक वहीद मुराद स्पेशल पान बनाया करता था, और उस पान वाले के बकौल जितना कवाम और तंबाकू उस पान में डाला जाता था, उसको यकीन नहीं आता था कि इसे खाने वाला कभी सीधा चल भी सकेगा। दूसरा, फिल्मों के असिस्टेंट डायरेक्टर अदाकार खालिद भट्ट ने बताया था कि वहीद मुराद साहब हर शूट से पहले पान खाते थे, और जब शॉट रेडी हो जाता था तो बैग से टूथब्रश निकालते थे, टूथपेस्ट निकालते थे, दांतों को अच्छी तरह ब्रश करते थे, और बॉटल से पानी लेकर कुल्ली भी कर लेते थे। रिहर्सल हो गई। बुखारी साहब जरा खामोश प्लीज। हाँ जी, जानी साहब रेडी, स्टार्ट साउंड।
अब मैं चलता हूँ माँ, मेरा फन, मेरा मुस्तकबिल मुझे आवाज दे रहा है।